कल कैबिनेट में यह मसौदा पेश हुआ, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा जानकारी डिटेल्स नहीं आ पाई थी। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष पर एक एक डिटेल्स, उस मसौदे की एक एक जानकारी, विस्तृत जानकारी हमारे पास मौजूद है। अनुचित साधनों के उपयोग पर 5 से 10 साल के सजा का प्रावधान है। पेपर लीक में संगठित अपराध पर सजा को न्यूनतम अब 7 साल कर दिया गया है। जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर अब 50 लाख करने का प्रावधान, और नए नियमों में सजा और जुर्माना दोनों को बढ़ा दिया गया है। यह मसौदा जिसको कैबिनेट ने पास किया है और सोमवार को संसद में इस संशोधन विधेयक को पेश किया जाना है। तो नए कानून की जानकारी टीवी9 भारतवर्ष पर आपको दे रहे हैं। संगठित परीक्षा घोटाले पर सजा 7 साल की होगी। इसमें क्या क्या है ये आपको बता रहे हैं। संगठित परीक्षा घोटाले पर जुर्माना 5 करोड़ हो गया है और परीक्षा घोटाले की जांच के लिए एसटीएफ गठित होगी। एसटीएफ के गठन के बाद क्या बदलाव होंगे, इस पर भी हम विस्तार से खबर आपको देंगे। न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की कैद। जुर्माना 10 लाख रुपए से बढ़ा दिया और बढ़ाकर 5 लाख हुआ है। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, कल ये मसौदा पेश हुआ था, लेकिन कुछ डिटेल्स सामने नहीं आ पाई थी, कुछ ही डिटेल सामने आ पाई थी। लेकिन अब पूरी विस्तृत जानकारी, इस मसौदे की एक एक डिटेल्स, एक एक जानकारी टीवी9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को दे रहा है। क्या प्रमुख बातें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, और क्या संभावना यह है कि सोमवार को यह बिल संसद में पेश हो जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा था? देखिए, जो नकल विरोधी कानून है, जो पेपर लीक विरोधी कानून है, जिसमें संशोधन किया जा रहा है, जिसको कल कैबिनेट ने पारित भी किया है, उसे सोमवार को संसद में रखा जाएगा, उसमें चर्चा होगी, उसे पास कराया जाएगा। उस बिल की कॉपी हमारे पास है, टीवी9 भारतवर्ष के पास है, और उसमें जो बदलाव किए गए वो हम आपको बता रहे हैं कि पहले जो इंडिविजुअल मामलों में जो सजा थी 3 साल की, उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। यानी कि 5 साल से लेकर 10 साल की सजा इंडिविजुअल मामलों में उसका प्रावधान किया गया है। पहले जो जुर्माना अधिकतम 10 लाख था, उस जुर्माने को बढ़ाकर अधिकतम 50 लाख कर दिया गया है। सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई इसमें पाया जाता है शामिल है पेपर लीक करने मामले में, पहले उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले उस पर 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान था, अब उस पर 5 करोड़ जुर्माने का प्रावधान बढ़ाकर कर दिया गया। साथ ही साथ जो व्यक्ति या परीक्षार्थी ऐसे मामलों में शामिल पाए जाते थे, पहले उनके लिए जो सजा थी वो उनको कहा गया था कि 4 साल किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में नहीं बैठ सकते, लेकिन अब वो प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया। यानी कि अगर कोई परीक्षार्थी अनुचित मामले में शामिल पाया जाएगा तो 8 साल तक कोई भी सार्वजनिक परीक्षा में बैठ नहीं सकेगा। इसके साथ साथ ये कानून लागू होने के बाद जो भी नए पुराने पेपर लीक के मामले हैं, सब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे, उनकी रोजाना सुनवाई होगी, और चार्जशीट फाइल करने के 3 महीने के अंदर ट्रायल खत्म करना होगा। और जो एजेंसी जांच करेगी उनके लिए भी ये तय किया गया कि 2 महीने के अंदर उनको अपनी जांच पूरी करनी होगी। राज्य सरकारें और जो यूटी प्रशासन है, उनको विशेष प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने होंगे, और साथ ही साथ अगर कोई अपील में जाना चाहता है फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो वो हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच में जाएगा, और उस हाईकोर्ट के बेंच को भी 3 महीने के अंदर अपने फैसला सुनाना होगा। यानी कि सरकार ने अब कानून को पूरा सख्त कर दिया है, कोर्ट के लिए भी समय सीमा तय कर दी है, और साथ ही हाईकोर्ट में अपील किया जाए उसमें भी तय किया है, और ट्रायल के लिए भी समय सीमा तय किया, और जांच एजेंसियों के लिए भी समय सीमा तय कर दी है। तो ऐसे में अब ये कानून और कड़ा होने जा रहा है, और सरकार को लगता है कि जब सोमवार को इससे चर्चा होगी तो विपक्ष भी सरकार के साथ रहेगा। बिल्कुल, और सबसे अहम बात है फास्ट ट्रैक कोर्ट को अब 30 दिन में फैसला देना होगा, ये भी नया बदलाव किया गया है। आनंद, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। आमोद राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। आमोद, सबसे अहम बात यहाँ पर यह है, पहले और अब में कई बदलाव किए गए हैं। कितनी गंभीरता से सरकार इसको ले रही है, इस बात से समझा जा सकता है। 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की कैद, ये भी अब इसमें इंक्लूड किया गया है। निश्चित तौर पे देखिए, इसमें 3 तरह के सजा का प्रावधान है, और सजा के प्रावधान के साथ साथ दंड जो लगाया गया है उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 3 तरह के सजा कौन कौन से हैं, 3 तरह के लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इसमें इंडिविजुअल अगर कोई इसमें गलती करता है या चीटिंग करता है या लीक करता है पेपर, तो उसके लिए एक अलग सजा है। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर, जो इसके बीच के सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके द्वारा कोई अगर लीकेज होती है, पेपर लीक होता है, तो
को एक अलग प्रावधान किया गया है। और तीसरा, संगठित गिरोह जो इसमें काम करते हैं वो अगर इसमें पाए जाते हैं लिप्त तो उनके लिए एक अलग सजा का प्रावधान है। इसमें एक जहां पहले 10 लाख रुपए का जुर्माना था इंडिविजुअल के लिए, अब उसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। जहां वहां सजा 3 साल की थी उसको बढ़ाकर 5 साल से ज़्यादा 7 साल तक की कर दी गई है। वहीं आपको मैं बताऊं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए बहुत कड़ा एक संदेश देने की कोशिश सरकार ने किया है। उनके खिलाफ जो एक बड़ा जुर्माना लगाया गया है कि 1 करोड़ से बढ़ाकर वो 5 करोड़ तक किया जा चुका है। और उसके साथ ही जो संगठित अपराध गिरोह है, जो आप सुनते हैं कि राजस्थान में फलाने गिरोह ने काम किया, बिहार के फलाने गिरोह ने काम किया, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती और दी गई है। 10 करोड़ तक का उन पर जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। और फास्ट ट्रैक की बात तो प्रधानमंत्री ने स्वयं ही कहा था, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। 3 साल के अंदर इस कानून के तहत इस पूरे मामले में जांच करके दोषियों को सजा देने का प्रावधान है। और इन 3 साल के भीतर ही फास्ट ट्रैक कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अपने अपने तरह से इस सज़ा को सुनाने का हक है। अगर किसी को फास्ट ट्रैक की चीज़ को चुनौती देना है सज़ा को, तो हाई कोर्ट जाएगा, लेकिन उसका अवधि 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है और ये सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद कानून जो है मुकम्मल बनेगा राज्यसभा में पास होने के बाद, राष्ट्रपति का इस पे हस्ताक्षर होने के बाद। बिल्कुल आमोद, और इससे सरकार की गंभीरता भी नजर आ रही है। फुल प्रूफ एक्शन प्लान पूरा तैयार किया गया है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और बाकायदा इस मसौदे को कैबिनेट के अंदर पेश किया गया। सोमवार को संभावना पूरी है कि सरकार इस संशोधन विधेयक को संसद में लेकर आएगी और ये तमाम जो प्रावधान इसमें किए गए हैं, कम से कम विपक्ष भी इस पर राजी नजर आ सकता है। और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मनीष झा इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग नजर आ रही है, किसी को अब नहीं लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन होगा, इंडिविजुअल से लेकर सर्विस प्रोवाइडर और इसके अलावा वो संगठित गिरोह चलाने वाले लोग, कोर्ट और जांच, सबके लिए इसमें प्रावधान मेंशन है और हर चीज बहुत टफ कर दी है सरकार ने। सोमवार को संसद में इस बिल को पेश करने की संभावना है। विपक्ष का क्या कुछ रुख नजर आ रहा है और सरकार की क्या तैयारी रहने वाली है संसद में सोमवार के लिए? विपिन, सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर के छात्र छात्राएं, माता पिता या आम लोग ये समझना चाहते हैं कि सरकार के इस कदम से क्या बदलाव आएगा। तो चूंकि TV9 के पास एक्सक्लूसिव और विस्तृत जानकारी है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो हमारे साथी आनंद और आमोद जी ने ये बताया कि सरकार के इस बिल में क्या क्या प्रावधान हुआ है, इसको आप आसान शब्दों में ये समझिए कि जब कोई भी इस तरह का बिल कानून बनकर आता है तो अदालत और पुलिस और जाँच एजेंसी उसी हिसाब से कार्रवाई करती है। तो मतलब यह है कि जब अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो इस मामले में न्यूनतम सजा 5 साल और 7 साल की अलग अलग कैटेगरी के लिए की गई है। मतलब अदालत अगर चाहे भी तो उसमें 4.5 साल या 6.5 साल नहीं दे सकती है, उसको 5 साल देना ही होगा। जैसे कि किसी के मौत के मामले में अगर न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा है तो उस मामले में आरोपी को न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा मिलती है। ठीक उसी तरह से आप देखिए 3 महीने में डे टू डे हियरिंग करनी होगी, तो हर हालत में जो भी घटना घटेगी 2 महीने में STF जांच करेगा। तो अब सामान्य पुलिस थाने में ये जांच नहीं होगी, स्पेशल टास्क फोर्स इसकी जांच करेगी 2 महीने में, यानी 60 दिन के भीतर उनको जांच करके रिपोर्ट देनी होगी और उसके बाद डे टू डे हियरिंग होगी। 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट उस पर फैसला देगा। कई बदलाव यहाँ पर मनीष किए गए हैं, विस्तार से एक एक पॉइंट आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, कई बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन कई सवाल भी हैं कि ये बदलाव किस तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएंगे। STF बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या हर मामले पर बनाया जाएगा या वो केंद्र के विवेक पर निर्भर करेगा? फिर इसके अलावा जांच टीम 2 महीने तक जांच करेगी, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा, उस पर 2 महीने में जांच हो पाएगी क्या? इस तरीके से भी कई पॉइंट्स हैं। देखिए, अब जब कानून ये बन जाएगा संसद में पास होने के बाद, तो सब जो भी पेपर लीक के मामले होंगे और इसी दायरे में आएंगे और उसकी जांच इसी हिसाब से करनी होगी। यानी कि नए कानून बनने के बाद नए और पुराने जितने भी पेपर लीक के मामले हैं वो ऑटोमेटिक उस फास्ट ट्रैक को ट्रांसफर हो जाएंगे और जो भी नए पेपर लीक के मामले होंगे उसको जांच आपको 2 महीने में खत्म करनी ही होगी, जो भी जांच एजेंसी होगी किसी भी राज्य की होगी। इसके साथ साथ जो नहीं होता है कि ट्रायल का, तो ट्रायल के लिए भी जो चार्जशीट फाइल होने के बाद, यानी कि 2 महीने में जांच पूरी करके उसको चार्जशीट फाइल करनी है और फिर चार्जशीट फाइल होने के 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट को फैसला देना होगा।
और आगे हाईकोर्ट के लिए भी इसमें समय सीमा तय कर दी गई है, यानी कि दो जज की बेंच जो है वही इस अपील की सुनवाई कर सकेगी। यानी कि उसको भी प्रावधान किया गया, कम से कम 2 जज की बेंच होनी चाहिए और उनके लिए भी समय सीमा तय की गई है कि वो 3 महीने में वो भी फैसला देंगे। यानी कि सरकार ने अपनी तरफ से कानून को जिस हद तक कड़ा कर सकते थे वो कड़ा कर दिया है, सजा के मामले में, जुर्माना के मामले में, ट्रायल के मामले में। तो ऐसे में सरकार को भी लगता है कि जब आज जो 3:30 बजे के आसपास जो एक संभावित बैठक होनी है सरकार और बीजेपी के प्रतिनिधियों के पास, तो उनको भी इस बिल के जो ये प्रावधान है इसकी जानकारी दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि हमने कानून कड़ा करने का फैसला किया, हम ये बिल पास करने जा रहे हैं और आगे से कोई भी पेपर लीक न हो इसकी कोशिश होगी। और अगर पेपर लीक होता भी है तो हमने कानून इतना कड़ा कर दिया है कि उसकी जो सजा जो है कम से कम 5 से 6 महीने के अंदर, अब भले वो फास्ट कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट जाता है तो 6 महीने के अंदर उसको सजा हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार के पास अब बताने के लिए बातचीत में जो होगी इसमें बहुत कुछ है। अब जाहिर तौर पर सीजेपी को तय कर रहा है कि जो उनकी जो मांग है कि जिस एक मांग पे वो अड़े हुए हैं उसको लेकर क्या करते हैं आगे। बिल्कुल आनंद, और यही सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी गंभीरता दिखा रही है, बातचीत करने की कोशिश कर रही है और वो कानून में संशोधन किया गया है जिसके जरिए अब भारत में कम से कम पेपर लीक कराने वाला जो गिरोह है, जो सिस्टम है, वो कम से कम कांपेगा। एक बार फिर से मनीष झा का रुख कर लेते हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को जो जो प्रावधान करना था इस कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, सर्विस प्रोवाइडर्स हो या फिर वो गिरोह जो कई राज्यों में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे, उनको लेकर प्रावधान है। लेकिन कन्विंस करना सीजेपी के उस प्रोटेस्ट को जो पिछले लगभग 26 दिनों से चल रहा है और पूरा विपक्ष जो इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद है, कितना टफ होगा और क्या ये लोग कन्विंस होंगे सरकार के इस नए प्रावधान, इस नए बिल को लेकर जिसमें बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने दिनों से जो हमारे जेनजी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अब उसका परिणाम आ गया है और परिणाम में वो अव्वल नंबर से पास हो गए हैं। और वो ये कि सरकार जो बिल ला रही है, क्योंकि सबका मकसद होता है, इस पूरे देश में सब जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे परीक्षाओं का भविष्य क्या होगा, तो अब व्यवस्था में क्या बदलाव होने जा रहा है। तो व्यवस्था में जो बदलाव के लिए सरकार जो बिल लेकर आ रही है उसकी एक एक डिटेल अभी TV9 के पास मौजूद है और हम अपने दर्शकों को बताएं कि सरकार जो संसद में बिल लेकर आएगी उसका नाम होगा द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। और ये जो बिल होगा ये 2024 का जो कानून है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, उसकी जगह पर यह बिल लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल के जो एक एक डिटेल TV9 के पास मौजूद है, इसके सेक्शन 11 में बदलाव की जा रही है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि फॉर द वर्ड्स 5 years द वर्ड्स 7 years शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। बिल्कुल, क्या क्या बदलाव किए गए हैं मनीष, वो एक एक जानकारी TV9 भारतवर्ष पर हम दिखा रहे हैं कि इस नए कानून में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे और इससे किस तरीके से और सख्ती के साथ अब इस मामले को देखा जाएगा, निपटारा होगा और बच्चों और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ के मामले सामने आ रहे हैं उसे रोका जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे एक और खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार के कई जिलों में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बिहार की राजधानी पटना की बात करें, यहां से कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा सासाराम और नवादा में भी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। पटना में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की भी खबर है, पथराव भी किया गया, कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि पेपर लीक के खिलाफ फाइसा ने बिहार बंद बुलाया है, तो प्रशासन की तरफ से भी तैयारी की गई, बैरिकेड्स लगाए गए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना में तो लाठीचार्ज भी किया गया है छात्रों पर। कई जिलों में छात्रों का प्रदर्शन, ना सिर्फ पटना में बल्कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। ये तस्वीरें देखिए, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया। बिहार के नवादा, सासाराम में भी हंगामा, आयशा ने बिहार बंद की बात कही थी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ छात्रों ने हंगामा किया, जमकर बवाल हुआ, दूसरी ओर प्रशासन ने क्या तैयारी की वो तस्वीरें आपके सामने। तो ये
तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पटना में छात्रों ने हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की गई है, बैरिकेड्स तक लगाए गए थे रोकने के लिए। दरअसल आयशा ने बिहार बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ पटना में बल्कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, इसी तरीके से हंगामा किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों ने प्रदर्शन किया है, इस दौरान पत्थरबाजी की भी खबर है और कुछ देर पहले पटना में बवाल हुआ था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। आयशा की मार्च के दौरान बवाल हुआ है, तो कई जगह पर शांतिपूर्ण स्थिति भी है। हमारे संवाददाता रुपेश रिपोर्ट दे रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों पर पटना, छपरा, औरंगाबाद छात्रों ने हंगामा किया है। पहली तस्वीर आपके सामने जहां छात्रों और पुलिस की झड़प होती दिखाई दे रही है, पुलिस की टीम रोकती हुई नजर आ रही है इन छात्रों को। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पत्थरबाजी की है, छात्रों ने पत्थरबाजी की है। यहाँ आपको छोटे बड़े पत्थर सड़क पर पड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं। छात्रों की तरफ से यहाँ पर जमकर हंगामा किया गया है। बिल्कुल, और दो तस्वीरें, एक तस्वीर पटना की है जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और औरंगाबाद बिहार में जमकर पत्थरबाजी की गई है। मतलब जो चिंगारी दिल्ली के जंतर मंतर से उठी थी उसकी आंच अब अलग अलग राज्यों तक पहुंच रही है। आयशा का बिहार बंद, सड़क पर संग्राम हो रहा है। रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रुपेश, कितना असर देखा जा रहा है, किन किन शहरों पर ज्यादा असर है, कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है और सरकार और पुलिस की तैयारी क्या है आज के बंद को लेकर? देखिए, चारों तरफ अगर पटना में देखेंगे तो चारों तरफ सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान ही आपको नजर आएंगे। जो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हंगामा करने वाले और पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ बल प्रयोग भी किया जा रहा है। अभी देखिए, एक जत्था आया था अभी और उन कुछ को हिरासत में लिया गया है और कुछ को यहाँ से हटा दिया गया है। कुछ छात्र हैं यहाँ पर, जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं। नीट की परीक्षा में जो रीनीट हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो आते हैं और आते ही पत्थरबाजी शुरू करते हैं, नकाब से चेहरे ढके हुए, और पीठ पर उनके पास बैग भी रह रहा है और कहा जा रहा है कि बैग में पत्थर लेकर के आ रहे हैं, पत्थर चलाते हैं। जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं वहां भी कुछ देर पहले यही स्थिति पैदा हुई थी। यहां देखिए, कुछ छोटे छोटे जत्थों में, हालांकि भगा दिया गया है यहां से, लेकिन छोटे छोटे जत्थों में यहां पर छात्र पहुंच रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो लड़का है और हेलमेट पहन करके, बाजाबता पहले से ही आप देखें तो हेलमेट पहन करके यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि ये जत्था बहुत छोटा है। देखिए, हेलमेट पहना हुआ है, मास्क लगा हुआ है, पीठ पर आप देखें तो पीठ पर बैग भी है, हेलमेट भी है, मास्क लगाए हुए हैं और पीठ पर उनके बैग भी है। और रुपेश, हमने 2 दिन पहले भी तस्वीरें देखी थी कि ये जो प्रदर्शनकारी की शक्ल में बच्चे आए हैं, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहे बल्कि सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। सत्ताधारी दल के जो झंडे लगी हुई गाड़ियां हैं उनको तोड़ रहे हैं, मीडिया कर्मियों से बदसलूकी कर रहे हैं। आज क्या कुछ दिख रहा है, किस तरह का प्रोटेस्ट दिख रहा है? क्या सचमुच ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन है? लेकिन जो तस्वीरें देख रही हैं उसको देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। और ये एक लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे एक गाड़ी को घेरा है छात्रों ने और उसके बाद उसके शीशे को तोड़ते नजर आ रहे हैं। यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर किस तरह पटना, छपरा, औरंगाबाद में सड़कों पर हंगामा चल रहा है। रुपेश, एक बार फिर से अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है, जैसा 2 दिन पहले आई थी, मीडिया कर्मियों से बदसलूकी, सत्ताधारी दल के विधायक, सांसद, मंत्रियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ और सड़कों पर हंगामा करते छात्र आज भी बिहार में नजर आ रहे हैं। पुलिस के साथ भिड़ जाते हैं, या तो पत्थर चलाते हैं, पानी की बोतलें चलाते हैं, या फिर कुछ ऐसी नारेबाजी करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो इस वक्त एहतियाती जो इंतजाम किए गए हैं, ये सिर्फ पटना में देखिए, यहाँ पर ये लाइनअप देखिए इस तरह से। हालांकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ छात्र आए थे, यानी कि असल छात्र, और वो असल छात्र अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं। छात्रों का आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन किस तरीके से उसमें किस तरह से कुछ तत्व शामिल हुए हैं, शुमार हुए हैं, और वो आते ही पुलिस वर्दी देखते ही हमला करते हैं, पत्थर चलाते हैं, पानी की बोतलें चलाते हैं, चेहरा उनका ढका हुआ है। क्योंकि पटना पुलिस ने कई तस्वीरें ऐसी जारी की हैं जो हंगामा कर रहे हैं, जो पुलिस पे हमला कर रहे हैं, मीडिया पे हमला कर रहे हैं। ऐसे तत्वों की पहचान करके उनकी तस्वीरें लगातार जारी की जा रही हैं। तो जो छात्र हैं, फिर मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये छात्र आंदोलन है और जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरे पटना में या पूरे बिहार में ये देखा गया है। और ये जो एक डिजाइनिंग है कि छात्र आते हैं,
चुपचाप अपना आंदोलन करते हैं, अपने आंदोलन के समर्थन में, अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हैं। लेकिन कुछ जत्था ऐसा है, कुछ तत्व इस ऐसे हैं जत्थे के जो बारे में आते कोई के साथ ही जानकारी मिल हमला पाई है करते क्या? हैं। रुपेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इन छात्रों के बारे में कोई जानकारी है कि क्या ये वाकई छात्र भी हैं या नहीं? एक जत्था यहाँ पर आया था और यहाँ पर अगर आप देखें तो वाटर कैनन, वज्रवाहन, ये डाक बंगला चौराहा है और डाक बंगला चौराहे का ये जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वो ये इसलिए है क्योंकि जो 22 को जो घटना हुई, जिस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर कई जगह, हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, आज लाठीचार्ज बल प्रयोग हुआ है, आज भी बल प्रयोग हुआ है। एक जत्था ऐसा आया था जिसने, अगर आप यहाँ पर देखें, हालांकि पुलिस वालों ने यहाँ से पत्थर हटा दिए हैं, लेकिन बड़े बड़े रोड़े यहाँ पर चले थे, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फेंके गए। और सवाल ये है कि डाक बंगला इलाका पूरी तरह से राजधानी का हट, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर आए कहाँ से? अब ये कहा जा रहा है कि जो ऐसे तत्व हैं जो कि यहाँ पर पहुँचते हैं, पीठ बैग लेकर के, और सीधे आपको लिए चलते हैं, दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से, वो सुनाते हैं आपको। आज की युवा पीढ़ी के लिए ये न्यूज़ और अपडेट पाने का एक बड़ा सोर्स बन चुका है। सोशल मीडिया के इस प्रोटेस्ट संबंधित उपयोग में कई बार यह भी देखा गया है कि कई असत्य, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले पोस्ट भी शेयर किए गए हैं। इसके चलते कानून व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी बहुत ही तेज़ी से वायरल हो जाती है, लेकिन हर पोस्ट, वीडियो या फोटो सही हो, यह ज़रूरी नहीं है। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या उसे आगे शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखे हुई है। फेक न्यूज़, एआई और डीप फेक वीडियोस, एडिटेड क्लिप्स और गुमराह करने वाली पोस्ट के बारे में हम लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए जानकारी साझा कर रहे हैं, ताकि लोग सही और गलत जानकारी के बीच फ़र्क समझ सकें। आज की इस ब्रीफिंग का उद्देश्य आपके सामने फैक्ट्स रखना है और यह बताना है कि किस तरह सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी जानकारी आपके साथ साझा करूं, उसके फैक्ट्स भी आपके साथ साथ आपके सामने यहीं इसी स्क्रीन पर सामने रखूं। मैं कुछ ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहूँगा जिनका मकसद पैनिक फैलाना या सिंपल फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना नज़र आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मेरी सहायता वैशाली करेंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें दावा किया गया कि 20 जुलाई की घटनाओं के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो फेक न्यूज़ अलर्ट हमने जनरेट किया। नेक्स्ट दिखाइए। जस्ट पहले ये र्यूमर जो सर्कुलेट कर रहा था उसके लिए हमारा जो पोस्ट हमने डाला दिल्ली पुलिस ने, ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह एक राजनेता ने रात में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है। इस वीडियो से लोगों में डर, भ्रम और अफरा तफरी की प्रबल संभावना बनी। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है और लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट
डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फेक इंफॉर्मेशन फैलाने में सक्रिय पाए गए थे। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों को एडिट करके और विजुअल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। फर्जी कंटेंट में एआई या डीपफेक वीडियो में शामिल एक श्री सोनम वांगचुक जी का भी वीडियो है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन जब मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा था, उन्होंने मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं बार बार कहता रहा, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक। एक अन्य डीफेक वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी डीजीएमओ के नाम से एक झूठा बयान जोड़कर यह दावा किया गया कि चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के कारण भारतीय सेना को नई दिल्ली में तैनात किया जा रहा है। Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I have ordered the deployment of Indian forces to New Delhi. We must crush the anti-nationals and terrorists protesting in Jantar Mantar, New Delhi. These terrorists have attacked police and RAF personnel while blackmailing the government. I want to make it clear that we will crush every head that... ऐसे कई सारे और वीडियोस हैं, पर आज दिखाने के लिए हम कुछ वीडियोस आपके सामने लेके आए हैं। पेपर लीक और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज़ के खिलाफ भारत सरकार की कमिटमेंट के तहत दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम एक डीसीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में और स्पेशल सीपी क्राइम के सुपरविजन में काम करेगी। इस संबंध में आदेश कल ही जारी कर दिए गए हैं। अंत में हम दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स और जंतर मंतर पर दिन रात काम कर रहे वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने इस पूरे समय शांति व्यवस्था और कम्युनिटी सिक्योरिटी बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की भरपूर सहायता की है। दिल्ली पुलिस आगे भी अपने ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से वेरीफाइड जानकारी साझा करती रहेगी और अपने ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से वेरीफाइड जानकारी साझा करती रहेगी और किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी समय समय पर आप सभी तक पहुंचाती रहेगी। अंत में मीडिया के सभी साथियों, आज यहां आने के लिए और अपना कीमती समय यहां देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। रोहित जी, इसमें एक दो चीजें और पुलिस बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 20 जुलाई की घटना के बाद से लगातार किस तरह के वीडियोस और किस तरह का नैरेटिव बनाया गया है उसको लेकर सफाई पेश करती नजर आई। पाकिस्तान का एंगल भी इसमें आ गया। पाकिस्तान से चलने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए झूठे दावे किए गए, डीप फेक वीडियोस बनाए गए और इसी तरह के वीडियोस का इस्तेमाल करके दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की गई है। 400 से ऐसे ज्यादा हैंडल्स की दिल्ली पुलिस ने पहचान की है और इसी तरह के हैंडल्स के इस्तेमाल करके छात्रों को भड़काया गया है। एक सबसे खास बात यह है कि इसी तरह के हैंडल्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया था और इस तरह के पोस्ट, वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट से जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, छात्रों को भड़काने की कोशिश की गई है। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर इस वक्त क्लाउड में हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर भी चैलेंज किया है दिल्ली पुलिस ने। तो 20 तारीख से लेकर अब तक जिस तरह का एक्शन लिया गया है उसकी एक एक डिटेल्स शेयर करते नजर आए डीसीपी साउथ राजबीर सिंह और साथ साथ किस तरह से क्लैरिफिकेशन देते नजर आए कि किस तरह के सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल किया गया, वो कहां से ऑपरेट हो रहे थे, किस तरह से झूठ का नैरेटिव गढ़ा गया है। सोनम वांगचुक का फेक वीडियो, सेना को डिप्लॉय करने का फेक वीडियो, इस तरह के तमाम डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल करके छात्रों को भड़काया गया, आंदोलन को भड़काया गया और उसके बाद जिस तरह की हिंसा हुई है और इसके अलावा वो तमाम वीडियो जिसमें दिल्ली पुलिस को बर्बर दिखाया गया है उसको लेकर भी सफाई पेश करते नजर आए हैं। ये दिल्ली पुलिस क्या कुछ कही है, दिल्ली पुलिस की खास बातें एक बार फिर से उन बयान को सुनाते हैं आपको। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात while blackmailing the government.
I want to make it clear that we will crush every head that while blackmailing the government. I want to make it clear that we will crush every head that while blackmailing. मत कीजिए, मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए, मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए, मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए, मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए, मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए, मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए, मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मत कीजिए, मैं चिल्लाता। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसी तरीके की कई वीडियोस फ्लोट कर रही हैं सोशल मीडिया पे जिनके बारे में जिक्र करते हुए इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक एक जानकारी दी गई है। जितेंद्र, ये भी बताया गया कि सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यहां पर ये कही गई, पाकिस्तान से भी कई सोशल मीडिया हैंडल्स पाए गए जो गलत जानकारी फैला रहे थे और ऐसी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिली थी। भ्रामक तौर पर ये जानकारियां फैलाई जा रही थी जिससे कि लोगों को गलत जानकारी दी जाए, संदेश दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति 20 तारीख को यानी कि 20 जुलाई को जिस वक्त ये पूरा इवेंट हुआ, जिस वक्त ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, जिस वक्त संसद मार्च चल रहा था, उस दौरान बाकायदा जो पाकिस्तान से कई ऐसे कई सोशल मीडिया हैंडल्स थे जो एक्टिव थे, खास तौर पर इंस्टाग्राम पर AI डीफेक का इस्तेमाल किया गया। गलत तरीके से भ्रामक जानकारी वहाँ पर दी गई। मौत से लेकर घायलों की संख्या को लेकर तमाम इस तरीके की फर्जी जो जानकारियाँ थी वो सोशल मीडिया पर शेयर की गई ताकि जो स्टूडेंट हैं या फिर के जो युवा हैं वो और भड़के और उसके बाद और ज़्यादा हिंसा करवाई जा सके। ये मकसद था पाकिस्तान का और ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि दरअसल ये पूरी साजिश ISI की थी जिसने कई सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल किया। वो तमाम 400 के करीब ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनकी पहचान फिलहाल दिल्ली पुलिस की इफ्को यानी कि जो साइबर क्राइम से जुड़ी यूनिट है उसने की है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा खास दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि उस दिन लगातार कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिनके जरिए या फिर ऐसे कई हैंडल्स थे जिनके जरिए सोनम वांगचुक के भी AI के वीडियोस बनाए गए, भ्रामक जानकारियां दी गई, कई नेताओं के बारे में बताया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके द्वारा भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कई भ्रामक जानकारियां दी गई जिनमें से केजरीवाल भी एक थे। तो ये जो तमाम जानकारियां हैं वो फिलहाल अभी जितेंद्र फंडिंग को लेकर कुछ कहा है क्या? क्योंकि फॉरेन स्पॉन्सर ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पोस्ट तो सामने है, क्या फॉरेन फंडिंग का भी जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातचीत में कुछ कहा है? खुले तौर पर तो दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई भी इस तरीके की फंडिंग होती है तो उस पर दिल्ली पुलिस फिलहाल नजर बनाए हुए है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी दिल्ली पुलिस के लिए पता लगाना था कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन को एक नया रूप यानी कि उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात साफ हो गई है कि किस तरह से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो वहां की एजेंसी है ISI किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को भटकाती नजर आई, फेक इंफॉर्मेशन के जरिए नैरेटिव गढ़ती नजर आई और उसको लेकर एक एक डिटेल्स दिल्ली पुलिस आज शेयर की है। क्या कुछ कहा है दिल्ली पुलिस ने, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हालिया घटनाओं पर आयोजित इस प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन की एक खास बात यह है कि इसमें सोशल मीडिया, खास तौर पर इंस्टाग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह न्यूज़ और अपडेट पाने का एक बड़ा सोर्स बन चुका है। सोशल मीडिया के इस प्रोटेस्ट संबंधित उपयोग में कई बार यह भी देखा गया है कि कई असत्य, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले पोस्ट भी शेयर किए गए हैं। इसके चलते कानून व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी बहुत ही तेजी से वायरल हो जाती है, लेकिन हर पोस्ट, वीडियो या फोटो सही हो यह जरूरी नहीं है। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले
या उसे आगे शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बेहद जरूरी है। दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखे हुई है। फेक न्यूज, एआई और डीप फेक वीडियोस, एडिटेड क्लिप्स और गुमराह करने वाली पोस्ट के बारे में हम लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि लोग सही और गलत जानकारी के बीच फर्क समझ सकें।